Hello everyone, welcome you Easy Maths, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10। मैं हेमंत जैन आज आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल वीडियो मैथमेटिक्स ओलंपियाड के ऊपर यानी IMO 2023 की आज हम बात कर रहे हैं, जो कि साइंस ऑफ फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है और यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लास 9 एंड 10 के लिए। देखिए ओलंपियाड का एग्जाम आप लोगों को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड डिफिकल्ट एग्जाम है वर्ल्ड के अंदर। और ओलंपियाड के एग्जाम्स के अपने फायदे होते हैं। इसमें अगर आप रैंक होल्डर्स है या टॉपर्स है तो बहुत सारे फायदे, आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है, स्टेट नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट्स का रिकॉग्निशन मिलता है आपको। और इसके अलावा आपको सबसे बड़ी बात है कि अवार्ड्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती है, सर्टिफिकेशन है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आज इस डेट में इस वीडियो को बनाने का पर्पज क्या है कि बेसिकली जो IMO का एग्जाम है वो अभी आने वाला है और 31 अक्टूबर को उसका पहला एग्जाम है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, मैक्सिमम 2 मंथ्स बचे हैं या 2 मंथ से भी कम टाइम बचा है। तो लास्ट मोमेंट पे हमको पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स उनको स्पेशल फोकस करने की जरूरत है इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कि इस साल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि ड्यूरिंग द एग्जाम और बिफोर द एग्जाम टाइम को मैनेज कैसे करना है, किस स्ट्रेटजी से हमको प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम अटेम्प्ट करना है। तो इस एग्जाम को की प्रिपरेशन और किस तरीके से इस एग्जाम को हैंडल करना है उसको स्टार्ट करते हैं अब हम। तो सबसे पहली चीज है कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। जो देखिए मैथमेटिक्स का ओलंपियाड वर्ल्ड में बहुत फेमस है, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस कराते हैं, लेकिन दो ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम सबसे पॉपुलर है। पहला है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वो है होमी भाभा सेंटर साइंस एजुकेशन। इसका जो IMO है उसका नाम है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। तो पहला वाला मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिकल ओलंपियाड है। ये दोनों ही जो ओलंपियाड है वो 70 to 100 कंट्रीज पे इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज होते हैं। और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत वास्ट है, और इनका जो ओरिएंटेशन है और जो इनकी थॉट है वो भी बहुत वास्ट है। SOF इसमें ज्यादा पॉपुलर इसलिए क्योंकि ये एक पुराना एग्जाम है और इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, और कंपेरेटिवली इसमें लेवल कम होते हैं जो HBCSE के अंदर ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आज पूरे वीडियो में सिर्फ SOF के बारे में बात करूंगा, HBCSE के बारे में थोड़ा कम में बात करूंगा। ठीक है, तो SOF के अंदर दो लेवल होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 के अंदर क्लास 1 से लेके 12 तक के स्टूडेंट अपियर होते हैं और स्कूल पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो अपना। लेवल 2 बेसिकली 3 पार्ट के अंदर होता है, तो उसमें क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट्स के लिए लेवल 2 नहीं होता है, वो सिर्फ 3 to 12 के लिए होता है। और ईच क्लास के जो स्टूडेंट्स है वो इसके अंदर अपेयर होते हैं, यानी थर्ड क्लास का अलग मैथमेटिक्स ओलंपियाड होगा, 9th का अलग होगा, 10th का अलग होगा, 4th का अलग होगा, 8th का अलग होगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को एक ही एग्जाम के अंदर बैठाया जाता है, क्लास वाइज एग्जाम्स होते हैं। तो जो इसमें क्या होता है, 3 लेवल है, एट क्लास लेवल, दूसरा है जोन लेवल, और तीसरा है जोन मतलब स्टेट लेवल, तीसरा है इंटरनेशनल लेवल। तो क्लास लेवल पे क्या होता है, क्लास का जो टॉपर होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्लास लेवल को। जोन लेवल पे क्या होता है कि जो पूरे स्टेट के स्कूल्स होते हैं उनके टॉपर्स का एग्जाम होता है और उसमें से टॉप 25 स्टूडेंट्स को चुना जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, बेसिकली जो लेवल 1 के क्वालिफाइड स्टूडेंट है उसमें से 5% स्टूडेंट्स है ना, 5% स्टूडेंट्स को ही इंटरनेशनल लेवल पे उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है। तो नॉर्मली ये 5% स्टूडेंट कितने होते हैं, 25 से 30, यानी 25 to 30 स्टूडेंट्स एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। ठीक है, मैक्स टू मैक्स। तो जैसे एक कंट्री इंडिया से इतने स्टूडेंट जाएंगे, दूसरी कंट्री से कुछ आएंगे, इस तरीके से पूरे 100 कंट्रीज के या 70 कंट्रीज के स्टूडेंट्स एक लेवल पे परफॉर्म करते हैं और उसका जो टॉपर होता है वो फाइनली टॉपर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, जो SOF का साइंस मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, इसका पैटर्न है बेसिकली ऑब्जेक्टिव यानी MCQ बेस्ड पैटर्न है। ठीक है ना। अब मैं HBCSE की बात कर लेता हूँ। HBCSE बेसिकली क्या है, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि NBHM के बिहाफ पे स्टैब्लिश हुई है, यानी नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स के ऊपर, और ये इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड कराती है। ठीक है ना, और भी ओलंपियाड कराती है बट इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड इसका काफी फेमस है। ठीक है ना, तो ये जो ओलंपियाड है इसके अंदर क्लास 8 to 12 के स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, यानी 1 to 7 के स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम नहीं होता। और अच्छा, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि यानी 8, 9, 10, 11, 12 इनके लिए वन सिंगल पेपर होता है। तो इसका जो सिलेबस है ना वो ऐसा नहीं होता कि उसमें 12th का ज्यादा पार्ट है कि 8th का, वो सिलेबस मिक्स होता है और थोड़ा हायर लेवल का होता है। ठीक है ना, और क्वेश्चन भी इसी तरह के आते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज है, लास्ट टाइम 8th के स्टूडेंट भी स्टेज 3
को क्रैक करने वाले 4 स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना। तो मतलब 8th वाले स्टूडेंट का भी अच्छा लेवल होता है इसमें, और उसका अगर पार्टिसिपेशन ठीक होता है, उसका उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होती है, तो वो भी क्रैक कर सकते हैं। तो 8 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ऐसा नहीं कि 12th के स्टूडेंट को ही बहुत बेनिफिट है। तो पांचों क्लास के लिए कॉमन एक पेपर होता है। अब इसकी डिफरेंट 5 स्टेजेस है, मैं एक एक डिस्कस करता हूँ। स्टेज वन है IOQM, यानी इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। इसका ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न आते हैं। अब ये जो 30 क्वेश्चन आते हैं बेसिकली इंटीजर बेसिस जो वैल्यूज होती है, यानी उसमें फिल इन द ब्लैंक होते हैं, आंसर आपको 0 से लेकर 99 तक की वैल्यूज उसमें भरनी होती है। तो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न है, बट फिल इन द ब्लैंक टाइप का पैटर्न है, ठीक है। दूसरा एग्जाम होता है, जो स्टूडेंट इससे क्वालिफाई करते हैं वो जाते हैं, देखिए IOQM का जो पहले नाम था PRMO बोलते थे इसको, अब दूसरा स्टेज 2 है वो है RMO, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये भी 3 घंटे का होता है एग्जाम, लेकिन देखिए इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, और सब्जेक्टिव या डिटेल्ड प्रूफ बेसिस होते हैं, यानी 6 क्वेश्चन ओनली को 3 आवर्स मिलते हैं। तो आप सोचिए क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, काफी टफ होता है। और इनके ऐसा नहीं है कि जिसने IOQM क्रैक कर लिया नहीं किया है, और वो जिसने IOQM क्रैक कर लिया है ROM इसमें RMO में फेल हो गया है, तो वो उसका कुछ नहीं होता, उसको IOQM का सर्टिफिकेशन मिलता है, वो भी काफी वैल्यूएबल है। तो इनके हर स्टेजेस का जो सर्टिफिकेशन है वो भी काफी वैल्यू रखता है, ठीक है। फिर स्टेज 2 जो क्रैक करके पहुंचता है स्टेज 3 में, वो है बेसिकली INMO, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ठीक है ना। इसमें 6 क्वेश्चन के लिए 4.5 आवर्स मिलते हैं, यानी 4.5 घंटे में 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो काफी अच्छा लेवल होता है। ये 3 लेवल जो है 1 2 3 बेसिकली ये इंडियन लेवल है, यानी इंडिया के अंदर होते हैं, जो कि HBCSE कराता है, ठीक है। स्टेज 4 और स्टेज 5 है वो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। जो स्टेज 3 के स्टूडेंट्स है उसमें से 30 से 35 स्टूडेंट्स स्टेज 4 में पहुंचते हैं। स्टेज 4 है बेसिकली IMOTC, द इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। तो यहाँ पे हर कंट्री के 30 से 35 या 25 से 30 स्टूडेंट आते हैं, वो एक ट्रेनिंग सेशन अटेम्प्ट करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट एग्जाम के सेशन होते हैं, और उसमें से हर कंट्री के टॉप 6 स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के अंदर भेजा जाता है। यानी जो 5th स्टेज है उसके अंदर सिर्फ 6 स्टूडेंट ही एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो काफी डिफिकल्ट एग्जाम हो गया। तो स्टेज 5 के अंदर जो पहुंचने वाले स्टूडेंट है वो काफी मतलब यू कैन से या यू कैन थिंक कि कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, उनका लेवल क्या होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली HBCSE की बात है। लेकिन मैं आज आपसे बात करूंगा, HBCSE की बात नहीं कर रहा मैं, IMO जो साइंस ऑफ फाउंडेशन ऑर्गेनाइज कराती है उसकी बात करूंगा। देखिए IMO के लिए जो बात कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड लेटेस्ट पैटर्न, जो कि IMO 2023 के लिए है ना। क्लास 9 एंड 10 की बात कर रहा हूँ, जो कि साइंस ऑफ फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करा रही है। SOF की बात कर रहा हूँ, राइट, सिर्फ एक ही ओलंपियाड की बात कर रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे 3 तरह की चीजें मैंने बताई है। इस बार जो 2023 का एग्जाम है उसके लिए 3 डेट्स है, एक तो 31 अक्टूबर 23 है, 30 नवंबर 23 है, और 14 दिसंबर 23। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एग्जाम की डेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका स्कूल को कौन सी डेट मिली है या आपके स्कूल ने कौन सी डेट ली है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एग्जाम की डेट रहेगी। क्योंकि जो स्कूल है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से या अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से डेट को डिसाइड करता है, अपने करिकुलम के हिसाब से। लेवल 1 का जो भी एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आएगा जनवरी 24 के अंदर, यानी उसके 1-1.5 महीने के बाद। लास्ट एग्जाम की डेट है उसके 1-1.5 महीने के बाद। इस बीच में इसकी आंसर की वगैरह भी आ जाती है। जो लेवल 2 का एग्जाम होता है, जब लेवल 1 का एग्जाम ओवर हो जाएगा तो उसके 2 महीने के बाद लेवल 2 का एग्जाम होगा, ठीक है ना। ये इसकी इस साल की यानी 2023 की जो IMO की है वो डेट्स है। पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होता है, इसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, और 60 मिनट यानी 1 घंटे में हमको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो कि जिनका वेटेज कितना है 60 मार्क्स है। अब इसके 4 पार्ट है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के, एवरीडे मैथमेटिक्स के आते हैं 10 क्वेश्चन, और अचीवर सेक्शन के आते हैं 5 क्वेश्चन। जो पहला 1 2 3 जो तीनों जो पार्ट है बेसिकली ये एवरी क्वेश्चन 1-1 मार्क का होता है, और जो 4th पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 3 मार्क्स, यानी 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आते हैं। तो 60 में से जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो 35 है, 3 मार्क के क्वेश्चन है वो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो 45 है, और 3 मार्क के क्वेश्चन है वो 5 है, यानी 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग आपको पता है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की बात कर रहा हूं। मैथमेटिकल रीजनिंग और एवरीडे मैथमेटिक्स के अंदर आपका NCERT का मैथमेटिक्स का सिलेबस आता है, क्लास 9 का या क्लास 10 का इंडिविजुअली, ठीक है। एंड उसके अलावा एप्टीट्यूड भी आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी मिक्सअप आता है, ये मैं आगे बात करूंगा,
ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि इस साल क्या आएगा एग्जाम के अंदर। तो मैं यहाँ पे जिस सेक्शन वाइज बात करूंगा, देखिए लॉजिकल रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 50। उस 15 क्वेश्चन में से ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं 1 से 2, हर साल आता है, ठीक है ना। डायरेक्शन सेंस के ऊपर एक क्वेश्चन, मिरर या वाटर इमेज के ऊपर एक क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसके अंदर प्लस माइनस माइनस प्लस साइंस को इंटरचेंज कराते हैं उसका 1 क्वेश्चन, सीरीज जो कि अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल सीरीज है उसके ऊपर 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम के ऊपर 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन डिफरेंट डिफरेंट फैमिली रिलेशंस के ऊपर आते हैं 1 क्वेश्चन, और नंबर ऑफ फिगर्स काउंट करने के ऊपर है ना, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर्स कि एक ट्राइंगल डायग्राम दे दिया उसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मार्क किए तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे या स्क्वायर्स कितने होंगे, वो वाला 1 क्वेश्चन। तो 1 2 3 5 6 7 8 10, तो 15 में से 10 क्वेश्चंस तो ये आएंगे जो मैंने आपको बता दी। तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 50% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं आपको तो आप टॉप कर जाएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई जिसको बोलते हैं, उसमें बार चार्ट और पाई चार्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं। इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर 1 क्वेश्चन आता है। सर्किल्स और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जो कि एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन होते हैं पावर में या लॉग के अंदर वैल्यूज होती है उसको सॉल्व करने के लिए 2 क्वेश्चन आते हैं। सिंपल एल्जेब्रा के ऊपर 1 क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम का अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी 5 to 7 8 10 क्वेश्चन। तो 20 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, बाकी 10 डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में से आ जाते हैं। तो टोटल आपके पास 35 में से 20 क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स में से 10 क्वेश्चंस। तो मेंसुरेशन के अंदर से बेसिकली कोन के अंदर से या फिर आपका सिलेंडर शेप के एरिया वॉल्यूम के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो 2 क्वेश्चन आते हैं। टाइम और वर्क के रिलेशन के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आता है। परसेंटेज के ऊपर 1 क्वेश्चन आता है नॉर्मली। प्रॉफिट लॉस और रेशियो के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। टाइम और स्पीड के ऊपर 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के ऊपर 1, तो ये हो गए 8 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन पीछे वाले सेक्शन में हो गए 8, यानी 28 मार्क्स 60 में से मैंने आपको 3 सेक्शन में बता दिए। अचीवर सेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अचीवर सेक्शन के लिए डिफरेंट यानी जो ऊपर के जो मैंने तीनों टॉपिक्स की बात कर रहे हैं उनमें से मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं, यानी द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन कम फ्रॉम ऑल अबव सेक्शन, किसी में से भी आ सकता है, यानी वो एवरीडे मैथ्स का भी हो सकता है, वो मैथमेटिकल रीजनिंग भी हो सकता है, लॉजिकल रीजनिंग भी हो सकता है। जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन क्या होते हैं, मतलब होते तो ऑब्जेक्टिव है लेकिन वो सब्जेक्टिव को ही ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट क्यों होता है। हर क्वेश्चन में 2-2 3-3 पार्ट होते हैं जिनके आपके 2-2 3-3 आंसर होंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो थोड़े से वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, राइट। जैसे आप इसका सीबीएसई का एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 पार्ट बना देते हैं, बट उनका आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, यानी उसकी वैल्यू पता होगी आपको एबीसीडी ऑप्शन में, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है एसर्शन रीजनिंग टाइप का, मतलब कि आपको 2 स्टेटमेंट दे दिए कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, या स्टेटमेंट 1 ट्रू नहीं है या स्टेटमेंट 2 ट्रू नहीं है, मतलब सॉरी 1 स्टेटमेंट ट्रू है यानी एसर्शन इज ट्रू, वो रीजन इज आल्सो ट्रू है ना, और जो एसर्शन है वो रीजन को ऑलरेडी एक्सप्लेन करता है या एक्सप्लेन नहीं करता है, या एक ट्रू एक फॉल्स है, एक फॉल्स एक ट्रू, ऐसे 4 ऑप्शन देके आता है। ये किसी भी पार्ट में ऐसे आ सकता है ऊपर के तीनों में से। और एक क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स में से, यानी आपको 2 कॉलम दे देगा, कुछ कुछ इक्वेशंस टाइप की दे देगा, आपको पूछेगा ये ट्रू और फॉल्स इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी आता है फिल इन द ब्लैंक टाइप का, ठीक है ना, उसमें भी 2-3 पार्ट होते हैं और उसमें फिल इन द ब्लैंक भरवाए जाते हैं आपसे, यानी डायरेक्ट वैल्यूज, ठीक है ना। अब और वैल्यूज के जो ऑप्शंस होते हैं वो नीचे दे रखे होते हैं एबीसीडी में। ये मेरा मानना ये है कि अगर आप ठीक से करेंगे तो इस 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी 4 into 3 12 नंबर आप यहाँ ला सकते हैं। तो 28 नंबर्स आ गए आपके 12, यानी टोटल 40 मार्क्स आ गए आपके 60 में से, यानी करीब करीब 65 to 70%, और आप यकीन मानिए आप टॉपर ही होंगे आप इतने मार्क्स के ऊपर। तो आपको पढ़ना तो सारा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब लास्ट के 2 महीने में जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वो कौन से सेक्शन है, वो कौन से टॉपिक्स है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उस पे किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट। देखिए इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। पहला, फर्स्ट अटेम्प्ट अचीवर सेक्शन एट इट as it has weightage of 25 marks for 5 questions only. This is very important. 60 में से 15 मार्क्स का क्या आता है, अचीवर सेक्शन आता है, जिसका सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, राइट।
तो सिर्फ 25% वेटेज आपका अचीवर सेक्शन का। तो सबसे पहले आपको पेपर खोलते के साथ ही लास्ट के सेक्शन पे आ जाना है, यानी अचीवर सेक्शन। वो 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको फिर पेपर, बाकी के पेपर को सॉल्व करना है। सबसे पहले अटेम्प्ट करना है आपको अचीवर सेक्शन। दूसरा है ट्राई टू फिनिश द एंटायर क्वेश्चन पेपर एज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब आपको पूरे 50 की 50 क्वेश्चन करके आने हैं, कोई छोड़ के नहीं आना है। तो कई बार क्या होता है कि तुक्के से भी सही हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। To cover NCERT syllabus and reasoning aptitude parts, solve at least one MCQ book of each. सिंस की ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न आता है और आप NCERT या CBSE में मोस्ट ऑफ जो पार्ट पढ़ते हैं वो सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई रेफरेंस बुक MCQ की, RD शर्मा टाइप, ठीक है ना, इस तरह की कोई ना कोई बुक आपको, या कुछ स्पेशल बुक्स भी आती है IMO के लिए, वो बुक पे फोकस करना पड़ेगा। कम से कम एक एक बुक की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता लगे कि पैटर्न क्या आ रहा है, ठीक है। PYQs निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपको कितना पढ़ने के ऊपर टाइम देना है। डिवोट एटलीस्ट 45 मिनट्स डेली टू सॉल्व क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ MCQ। देखिए ये 45 मिनट सिंस के अब 2 महीने बचे हैं, तो आपको ज्यादा टाइम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थ्रू आउट द प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 45 मिनट अगर आप डेली डिवोट करते हैं तो IMO की प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है, किसी भी क्लास के ऊपर, 9th और 10th किसी भी क्लास के लिए, ठीक है ना। तो 45 मिनट दिन में आप इसकी प्रैक्टिस के ऊपर निकालिए। Always solve the questions within the stipulated time by keeping a clock on the table। देखिए यहाँ पे कंपटीशन क्या है, करेक्टनेस का तो है ही कि क्या सही है क्या गलत है, इसके साथ कंपटीशन है टाइम का। अगर आपने जो प्रिसीजन के साथ अगर आपने टाइम पे सॉल्व नहीं किया, यानी आपने 50 में से अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको 20 आते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा। तो आपको टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए जब भी आप क्वेश्चंस लगा रहे, प्रैक्टिस कर रहे, अपने सामने क्लॉक सेट कीजिए और उसमें जो स्टिपुलेटेड टाइम है एग्जाम में उससे 10% कम टाइम ही सेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंप्रूव होगा। अगर आप थ्रू आउट द ईयर ये प्रैक्टिस करेंगे और अभी लास्ट के 2 महीने में भी करेंगे तो भी आपका टाइम मैनेजमेंट काफी इंप्रूव होगा, ठीक है ना। डू नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन पेपर इन द एग्जाम, रादर ट्राई टू सॉल्व देम। बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए इसमें आप टाइम बहुत कम होता है, तो आपको ये नहीं देखना क्या इजी आया क्या हार्ड आया। सबसे पहले अचीवर सेक्शन अटेम्प्ट किया, उसके बाद पहले क्वेश्चन पे आ जाइए, जो आते जा रहे हैं वो लगाते जाइए, जो नहीं आ रहे उसको छोड़ते जाइए। आप ये मत देखिए कि क्या इजी है, 10 मिनट आप उसी को देखने में पूरे पेपर में बर्बाद कर देंगे, उसको देखने की जरूरत नहीं है। आप उसको क्वेश्चन नंबर 1 से लगाना स्टार्ट कर दीजिए अचीवर सेक्शन के बाद, ठीक है। वहां टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, प्लस करना चाहूंगा, वो पॉइंट क्या है कि आपको अभी कई तरह की टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, कोई ना कोई प्रैक्टिस सीरीज अटेम्प्ट करनी चाहिए। वो आपको टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी तीनों चीज का टेस्ट होगा। चाहे वो क्वेश्चन एग्जाम में आए या नहीं आए, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा। तो आप वो भी अटेम्प्ट करें सो दैट कि IMO के लिए आप मेंटली अच्छे से प्रिपेयर हो सके, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 9 और 10th के जो IMO के स्टूडेंट्स हैं जो इस साल अपेयर होने जा रहे हैं, लाखों बच्चे, उनके लिए वीडियो मतलब एक तरीके का गाइडलाइन है कि अब उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और किस तरीके से उनको 2 महीने के अंदर, या जो इवन दैट ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बिगिनर्स है, जिनको अभी जो 9th में लेकिन सर IMO नहीं दे रहे बट 10th में अटेम्प्ट करेंगे, तो उनको वो 1 साल किस तरीके से स्टडी करनी है। तो वीडियो उसके लिए भी बेंचमार्क है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू वेरी मच।